हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 9 के साथ, जिसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट किया था और चैप्टर 8 तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पर डिस्कस किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज़ में इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएँ हैं। और अगर आपको पिछले सीरीज़ को देखना है तो पिछले के क्लासेस को देख सकते हैं और आप वहां से सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए हम आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोहे के औजार और खेती के बारे में। तो उपमहाद्वीप में, ये जो उपमहाद्वीप है, यहाँ लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो लोहे का प्रयोग यहाँ लगभग 3000 साल पहले हुआ था। और महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में या कौन से काल के कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या मिले हैं, तो आपका जवाब होगा महापाषाण कब्रों में। ठीक है। जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के प्रमाण करीब 2500 वर्ष पहले मिले हैं। अगर ये भी पूछा जाए कि कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के प्रमाण कितने वर्ष पहले मिले हैं, तो आपका जवाब होगा 2500 वर्ष पहले मिले हैं। अब है सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई का क्या हुआ था? तो आज से 3000 से 2500 साल पहले की सिंचाई हुई थी। यानी जो सिंचाई की प्रक्रिया है वो 3000 से 2500 साल पहले स्टार्ट हुई थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे गांव में रहने वाले लोगों के बारे में। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे। एक रहते थे वेल्लाल, जिसे तमिल क्षेत्रों के बड़े भूस्वामी कहा जाता था। दूसरा उड़वार, जो साधारण हलवाई थे। और तीसरा कदेसियार, जिसको भूमिहीन मजदूर और दास कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद आनुवांशिक था, यानी यह वंश परंपरा के अनुसार था। ये मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्राम भोजक के बारे में और आगे। तो ग्राम भोजक प्राय बड़े भूस्वामी होते थे, जो कर वसूलने के साथ साथ न्यायाधीश का भी, कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। स्वतंत्र छोटे कृषकों को गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा दास और कर्मकार, जिसके पास अपनी भूमि नहीं भी आते थे, उन्हें भी कहा जाता था। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो अधिकांश गाँवों में क्या होते थे? तो लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। अब हम पढ़ेंगे तमिल रचनाओं के बारे में। तो तमिल रचनाओं की बारे में क्या विशेषताएं हैं? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संगम साहित्य किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की गई थी। कितने से साल पहले की गई थी? तो आपका जवाब होगा 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। कहाँ पे इनका संकलन किया गया था? तो मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि जातक कथाओं का संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया है। ये पहले पूछा गया है फ्रेंड्स सीटेट में, और ये आगे भी आ सकता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा कि जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया। ठीक है। बेरीगाजा, ये बेरीगाजा क्या है? तो भरूच का यूनानी नाम, जो कि वर्तमान गुजरात में पड़ता है। ये जो भरूच है, ये कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान गुजरात में पड़ता है। और आयात यहाँ से क्या क्या है? तो बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता है। और यहाँ से निर्यात किया जाता है हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, करनीनिया, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आहत सिक्के के बारे में कि आहत सिक्के क्या है। तो चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता है। आहत का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक सिक्के के ऊपर मतलब उसको चोट मार कर, चोट लगा कर बनाया हुआ सिक्का। यानी किसी वस्तु से उसे चोट लगाया जाता है, उसके बाद उस सिक्के को बनाया जाता है। इसी की वजह से इसे आहत सिक्का कहते हैं। यानी इसे पीट कर, इसे ठोक कर किसी चीज़ से बनाया जाता हो। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। पहला रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, जो तक्षशिला की ओर से आने वाला था, और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था।
शहर के चारों ओर किले बंदी थे, इसमें अनेक मंदिर थे। शहर के चारों ओर क्या था, तो किले बंदी थे, इसमें अनेक मंदिर थे। शहर के चारों ओर किलेबंदी होने के साथ साथ आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि उस वक्त बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने वाले का केंद्र क्या था, तो आपका आंसर होगा मथुरा। मथुरा ही ऐसा जगह था जो बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था और यहाँ बौद्ध विहार और जैन विहार भी हैं, यानी ये जो मंदिर हैं ये यहाँ पर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं जो संक्षिप्त हैं और स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दान दिए जाने का उल्लेख करते हैं। यानी इस जगह से क्या मिला है, तो यह प्रशस्त खंडों और मूर्तियों का अनेक अभिलेख यहाँ से मिले हैं जो संक्षिप्त रूप में यह बताता है कि स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दान दिए जाने का यहाँ पे उस पर उल्लेख किया गया है। मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे शिल्प और शिल्पकार के बारे में। पूरा स्थलों से मिट्टी के बहुत ही पतले, सुंदर और काले चमकीले पात्र मिले हैं। उत्तर के वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ों के उत्पादन के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे थे जिसे श्रेणी कहते थे। अब आपसे पूछा जाए कि श्रेणी किसे कहते थे, तो शिल्पकार तथा व्यापारियों द्वारा अपने अपने संघ बनाए जाते थे और उस संघ को क्या कहा जाता था, तो श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियों को व्यापार संचालन कराती थी तथा बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे अरिकामेडु के बारे में जो वर्तमान पुडुचेरी में है। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र तथा एरेंटाइन जो इटली का एक शहर है जैसे मुहर लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है अरिकामेडु से। ठीक है, अरिकामेडु में छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहेंगे। यानी इस जगह पे क्या हुआ होगा, तो कपड़े की रंगाई के लिए कुछ पात्र बनाए हुए होंगे और जिसे कुंड कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अन्य चीज़ों को देखेंगे। तो अन्यंत्र में क्या है, रोम के बारे में। तो यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया में फैला साम्राज्य था। महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। ऑगस्टस ने रोम को संगमरमर का बनाना पड़ा और बड़े बड़े रंगमंडल तथा स्नानागार बनाए थे। यानी ये जो ऑगस्टस से उन्होंने क्या किया था, रोम को संगमरमर का बनाया और बड़े बड़े रंगमंडल यानी एपी थिएटर तथा स्नानागार बनवाया था। ठीक है, अब है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में फ्रेंड्स। तो इसको अब हम जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी, तो करीब 3000 साल पहले हुई थी। और लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो करीब 2500 साल पहले हुई थी। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई, तो करीब 2300 साल पहले हुई। और अरिकामेडु का पतन कब हुआ, तो करीब 2200 साल से 1900 साल पहले हुई थी। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इस चैप्टर को आप हो सके तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आज की सीरीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अब नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और आप समय के साथ क्लास में जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर की सीरीज़ भी चलाई जा रही है फ्रेंड्स, जो सुबह 5 AM आती है, इसलिए आप इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स और अच्छे अच्छे ट्रिक के वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।